हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। आज सुबह से आप लगातार एबीपी न्यूज पर एबीपी ई शिखर सम्मेलन को देख रहे हैं। कोरोना घटेगा, भारत बढ़ेगा, इसी बड़ी मुहिम के तहत तमाम बड़े बड़े दिग्गज लगातार आज सुबह से एबीपी न्यूज पर आ रहे हैं और कोरोना से जुड़े तमाम महत्वपूर्ण सवाल मैं और मेरे सहयोगी उनसे पूछ रहे हैं। अब बारी है देश के सूचना प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी की, जो इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं दिल्ली से। बहुत बहुत धन्यवाद जावड़ेकर साहब, व्यस्त समय में से आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मेरा पहला सवाल आपसे यही, उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अब कोरोना की लड़ाई करीब 40 दिन पुरानी हो चुकी है। इन 40 दिनों में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपने और आपकी सरकार ने सीखी, बताइए। पहले तो लोगों को साथ में लिया। 130 करोड़ देश में, 130 करोड़ लोगों के देश में पूरा देश एक दिशा में जाए, एक दिशा में सोचे और सब लोग सहमति से आगे चले, ये इतना असंभव था और बिल्कुल आसान नहीं था। फिर भी मोदी जी ने जब जनता कर्फ्यू का पुकार किया और जब तालियां बजाना और बाद में दिए जलाने की बात करी, इस सबसे देश का एक निर्धार प्रकट हुआ कि हम कोरोना को हराएंगे, भारत जीतेगा, कोरोना हारेगा। और इसके कारण 3 चीजें हुई। पहली दफा देश में ये समझा कि भाई शेक हैंड नहीं, नमस्ते करो। फिर हाथ पांव कंटिन्यूसली हाथ धोते रहो, मास्क पहनो जब भी कोई नजदीक है। अभी आपके जो रिपोर्टर्स है या मेरे साथी है वो 8-8 फुट दूर है, तो इसलिए अब मैं उतारता हूं जी, क्योंकि उतनी दूरी, लेकिन ये करना जरूरी है। और उसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग 6-8 फीट का अंतर रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए ये एक नया पाठ, अनुशासन, और लोगों ने अपनी तरकीबें निकाली कि समय कैसे करना। और हमने भी थोड़ा रामायण महाभारत और बाकी सब सीरियल फिर से वापस लाए, तो लोग घर में बैठे रहे, आनंद से रहे। अनेक लोगों ने अनेक काम किए और ये देश की एकता जो दिखी, मुझे लगता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, सोशल डिस्टेंसिंग का वक्त है, लॉकडाउन 2 चल रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, लॉकडाउन 2 के बाद लॉकडाउन 3 आ रहा है या लॉकडाउन फ्री इंडिया हो रहा है? ऐसा है, इसके बारे में तो सरकार की अधिकृत घोषणा करेगी, लेकिन जैसे सरकार ने एक एनालिसिस पहले ही घोषित किया कि 363 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट है कि जो एकदम ग्रीन जोन है। कुछ 200-250 200-225 जिले हैं जो ऑरेंज जोन में है और रेड जोन में 120 जिले हैं। तो इसमें क्या होता है, रेड जोन वाले शहर में भी हम देखते हैं कि रेड जोन की कुछ गलियां और कुछ खास इलाका है, उसको टाइट करना ही पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा और कुछ दिन, उसके बिना नहीं होता। लेकिन बाकी जगह कितना क्या क्या कारोबार शुरू हो सकता है, इसकी सूचनाएं गृह मंत्रालय के द्वारा आज नहीं तो कल दी जाएगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि जान भी जहान भी, आर्थिक कारोबार भी और सुरक्षा भी। देखो भारत का सफलता क्या है, क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, स्पेन, सभी जर्मन भी कब लॉकडाउन करे और कितना करे इस पर उलझ गए, उनको समझा नहीं और इसके कारण वो आधे अधूरे रह गए। और इसलिए हमने देखा आज 25,000 से ज्यादा डेथ सब जगह है और 50,000 से ज्यादा डेथ, 60,000 से ज्यादा डेथ यूएसए में है। तो ये जो आज हुआ, जो 2 विश्व युद्ध में नहीं हुआ वो आज यूएसए में हुआ है। तो ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि वो सही समय पे सही निर्णय नहीं कर पाए। मोदी जी ने एक करके दिखाया कि सही समय पे सही निर्णय किया और उसका परिणाम हुआ कि आज देश में 1100-1200 की मौतें ही अभी है। एक भी मौत गलत है, एक भी मौत कम नहीं होती, लेकिन
दुनिया के तुलना में हम अगर देखेंगे तो भारत ने इसको बहुत ठीक तरीके से संभाला है और नुकसान ज्यादा नहीं होने दिया है। इसमें तो कोई शक नहीं जावड़ेकर साहब की काफी हद तक कंटेन करने में, सिचुएशन को संभाल के रखने में सरकार द्वारा उठाए गए कदम, जनता के द्वारा की गई भागीदारी से एक बड़ी सफलता मिलती हुई दुनिया के मुकाबले दिखाई दे रही है। लेकिन मेरा सवाल यह है जावड़ेकर साहब, आपने इशारा भी कर दिया कि रेड जोन जहां पर है वहां तो बंदिशें अभी रहेंगी, आपका इशारा समझ में आता है। एक इशारा और मिला गृह मंत्रालय की तरफ से कि 3 तारीख के बाद 4 तारीख से इंटर स्टेट बस चल सकती हैं, पूरे एहतियात के साथ सशर्त बसें चलने का इंतजाम भी किया जा रहा है। इसका मतलब लॉकडाउन 3 आ रहा है, कुछ इलाकों में सही लेकिन आ रहा है। क्या ये लंबा लॉकडाउन होगा, 2 हफ्ते का या 4 हफ्ते का? नहीं, कुछ रोशनी डाल सकते हैं आप? अगर गृह मंत्रालय के द्वारा ये बताया गया है तो मैंने भी नहीं सुना है, लेकिन कि अगर इंटरस्टेट बसें भी चलेगी, लेकिन मजदूर और जो अप्रवासी मजदूर थे या उससे ज्यादा जो अटक गए थे और जो लोग सैलानी अटक गए थे, कहीं ना कहीं रुक गए, 40 दिन उनको रुकना पड़ा, अब उनको घर में जाने का लिए सारी पर्याप्त व्यवस्था, आज पहली ट्रेन भी चली आपने देखी, तो ये मुझे लगता है कि ये एक अच्छी शुरुआत है। बहुत सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एक बर्थ पे 1-1, 2-2 लोग ही है मैक्सिमम, और 5 फीट का अंतर, 6 फीट का अंतर रखा है। तो इस तरह से ट्रेन, अगर 1000 लोग ही एक ट्रेन में जाएंगे तो ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी और ये वाकई में एक बहुत बड़ी सफलता है। आज पहली ट्रेन चली तेलंगाना से लेके झारखंड के हटिया के बीच में, रात को हटिया पहुंच भी जाएगी। तेलंगाना से चली थी, झारखंड हटिया गई थी। लेकिन जावड़ेकर साहब, मैं ये जानना चाहूंगा, 4 तारीख से जो शहर अगर ग्रीन जोन में आते हैं उन शहरों में क्या ट्रेन चलेंगी? क्या वहां अगर हवाई अड्डे हैं तो हवाई अड्डे खुलेंगे? देखो, इसकी जानकारी एक अभी हमारा जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है वो कल हम मिलने वाले हैं, लेकिन आखिर वहां जानकारी मिलती है, हम हमारे सजेशंस देते हैं। फाइनली इसका जो एक टास्क फोर्स बनाया है, जो एक बड़ी टीम है, वो इसका फाइनल नक्शा तैयार करते हैं। और अभी आप कितना भी पूछोगे तो मैं इतना ही कहूंगा, और इसलिए रुक जाइए, इंतजार कीजिए थोड़ा सा। अच्छा, हो जाएगा। मैं आपका काम और आसान कर देता हूं, क्योंकि आप सरकार के औपचारिक प्रवक्ता हैं, सरकारी प्रवक्ता हैं आप, मंत्री होने के नाते सूचना प्रसारण। क्या ये आप बता सकते हैं कि प्रधानमंत्री अब कब देश को संबोधित करने वाले हैं? इतवार को, शनिवार को? अभी हमें दूरदर्शन को कोई जानकारी अभी नहीं है। जब करेंगे तो वो पहले बताते हैं, पहले घोषित भी करते हैं। चोरी छुप के कुछ नहीं होता, यहाँ तो पूरे खुले देश के जनता के साथ ऐसा संवाद करने वाला प्रधानमंत्री बहुत विरला होता है, हमने देखा है। तो ये निश्चित रूप से एक पूरे 130 करोड़ जनता के साथ संवाद उनका जब भी होता है वो कारगर होता है। अभी जो मन की बात हुई वो भी बहुत कारगर हुई। बिल्कुल, ये तो रिकॉर्ड है। आप तो मंत्री हैं सूचना प्रसारण, चाहे वो 22 मार्च को हो, चाहे वो 24 मार्च के हो, चाहे वो 14 अप्रैल का हो, चाहे बीच में 2 मन की बात हो, हर वक्त जब जब प्रधानमंत्री बोले हैं, लाइव टेलीकास्ट हुआ है तो नए रिकॉर्ड बने हैं। इतनी बड़ी व्यूवरशिप टीवी पर कभी नहीं देखी गई, किसी क्रिकेट मैच में भी नहीं देखी गई जितनी बड़ी प्रधानमंत्री को सुनने के लिए उस 1 घंटे के दौरान आती है। तो ये इस संडे की तैयारी करनी है हम लोगों को कि शनिवार को? देश के स्पंदनों को प्रधानमंत्री भली भांति जानते हैं, और इसलिए लोगों के मन में जो होता है वही वो बोलते हैं, इसलिए लोग भी सुनते हैं। और इसलिए गृह मंत्रालय के द्वारा जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री की रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें गृह मंत्रालय भी रहता है और वो भी खुलासा करते हैं। रोज कैबिनेट सेक्रेटरी के अधिकार में रोज राज्यों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, एक एक कदम आगे बढ़ता है। और हमने देखा कि सभी राज्यों को कहा गया, कितना सुरक्षित से चल रहा है कि लोग अपना अपना नाम पंजीकरण कर रहे कि मुझे यहाँ जाना है, मैं यहाँ का हूँ वासी और मुझे वहाँ जाना है। तो उनको सुविधा कैसे कब होगी ये बताया जा रहा है। तो एक सुचारू रूप से व्यवस्था कायम हो गई 2 दिन में, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप चाहेंगे, सबको विश्वास आया।
अब मैं ये सवाल एक आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्योंकि कल रामायण का आखिरी एपिसोड है, कल रात को 2 घंटे का बड़ा मेगा एपिसोड, तो शनिवार की रात है कल, तो क्या ये मान के चले कि संडे को ही प्राइम मिनिस्टर अब देश को संबोधित करेंगे? नहीं, पता नहीं, लेकिन हम रामायण के बाद कृष्णा भी शुरू कर रहे हैं। अच्छा। और रविवार से कृष्णा भी शुरू होगा, उसका टाइम भी कल घोषित करेंगे। अच्छा, ये तो आप अच्छी जानकारी दे रहे हैं, दर्शकों को इसी का इंतजार भी था। अब ट्रेनों की बात पर आता हूं जावड़ेकर साहब, में ये एक महत्वपूर्ण सवाल था। कई मुख्यमंत्री लगातार मांग कर रहे थे कि ट्रेनें चलनी चाहिए। सरकार के मंत्री होने के नाते ऐसा क्या हुआ आपको और आपके मंत्रिमंडल को ये लगा कि अब आपस में मजदूरों को, छात्रों को, जो फंसे हुए लोग हैं, उनको अपने घर पहुंचाने के लिए बसें या ट्रेनें चलनी चाहिए? क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था अपने पहले भाषण में कि जो जहां है वहां रुका रहे, संक्रमण नहीं तो फैल जाएगा। ऐसा क्या हुआ कि फैसला आप लोगों ने बदला? नहीं, पलटा नहीं। फैसले में बहुत सारे प्रयोगों के बाद एक फाइनलाइजेशन लाया। पहले तो कोई भी टेस्ट के बिना वो चढ़ता नहीं। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है, सैनिटाइजेशन होता है, खाद्यान्न दूसरे लोग कोई अंदर नहीं आएंगे, खाद्यान्न भी रेलवे ही सप्लाई कर रहा है, और बसें में भी जा रहे हैं, वहां भी मुझे लगता है कुछ न कुछ व्यवस्था हर राज्य कर रहा है। तो ये इस तरह से एकदम पूरी सावधानी बरतते हुए कहीं भी इन्फेक्शन इसके कारण ना फैले, और वहां जाने के बाद भी उनको अगर जांच करके फिर बाद में अगर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करना है या होम क्वारंटाइन के लिए भेजना है, ये तय करेंगे और लोग अनुशासन का पालन करेंगे। आखिर आज देश ने देखा दुनिया में क्या हुआ। बिल्कुल, क्या इस बात की गारंटी मिल सकती है देशवासियों को, जो भी आपकी हमारी करोड़ों दर्शक इस वक्त लाइव बातचीत को देख रहे हैं अलग अलग माध्यमों से, कि संक्रमण ट्रेनें और बसें चलने से एक शहर से दूसरे शहर में नहीं फैलेगा? इसको पूरा इंश्योर कर रही है केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, आपस में कोऑर्डिनेशन की कोई कमी नहीं रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। एक देश बहुत डिसिप्लिन से चल सकता है, ये भी तो अनुभव होना चाहिए ना। और संकट के समय इस देश की विशेषता रही है कि संकट के समय सभी एक भी होते हैं और सभी बहुत डिसिप्लिन से व्यवहार करते हैं, तो सभी समझते हैं, और इसलिए वो लोग अपना 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, सैनिटाइजर का उपयोग करते रहेंगे, फिर मास्क पहनेंगे, और ये सब करना चाहिए। क्योंकि कब मास्क खोलना है, अब जैसे मैं हूं या आप जहां बैठे हैं, जहां अभी नजदीक 8 फीट में कोई आदमी नहीं है, वहां आप जरूर मास्क न लगाकर बैठ सकते, लेकिन जहां भी लोगों में जाना है, ऑफिस में जाना है, काम में जाना है, घरों में सबके साथ बैठना है, तब मास्क लगाना बिल्कुल जरूरी है। जावड़ेकर साहब, ये बात तो तय है कि जब तक इस कोरोना का इलाज नहीं आता, कोई मेडिसिन नहीं आती, कोई टीका नहीं आता, तब तक कोरोना का खौफ दुनिया में बना रहने वाला है। और ये लंबी रेस, लंबी लड़ाई है। प्रधानमंत्री ने भी इशारा किया कि इस लंबी लड़ाई के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूं, आप लोग कितना टाइम लेके चल रहे हैं, कि कितना वक्त लगेगा इस संकट काल से बाहर निकलने में? 1 साल, 2 साल? कुछ तैयारी तो सरकार ने कर ली होगी इन 40 दिनों में? नहीं, पहले तो ये समझ लेना जरूरी है कि ये किसी को कल्पना नहीं थी इस आपदा की। और मुझे प्रधानमंत्री जी का हमेशा ही ये लगता है कितने अलर्ट थे। जब भारत में पहला पेशेंट 30 जनवरी को आया, तो दिसंबर में वुहान में, चाइना में पेशेंट आने लगे, तभी प्रधानमंत्री हमें कैबिनेट के बाद कहते थे कि ये जो संकट है ये सबको आएगा और बहुत भारी होगा, इसकी तैयारी अभी से करनी चाहिए। और देखो क्या तैयारी की। जहां हमें केवल एक लैब थी, एक लैब पुणे में, वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट, आज 400 से ज्यादा लैब हो गए। जहां हमारे पास मास्क बनाने का एक भी फैक्ट्री नहीं था, आज अनेक फैक्ट्रियां मास्क बना रही है। पीपी तैयार करने वाले यूनिट्स हमारे पास नहीं थे, आज पीपी तैयार करने वाले सैकड़ों यूनिट शुरू हो गए,
और उसमें धड़ल्ले से काम चल रहा है। आज एक भी चीज की कमी नहीं। वेंटिलेटर केवल 8,000 थे, वो पहले 2 महीने में ही 16-17 हजार से ज्यादा हुए, और अब तो और भी ऑर्डर बड़ी दी है और यहां भी निर्माण होने लगे। लेकिन हम भी ये भी समझना चाहिए कि भारत में 20-22 हजार एक्टिव केसेस जो है उसमें केवल 60 या 80 लोगों को ही वेंटिलेटर लग रहा है, यानी बाकी सब लोग बिना वेंटिलेटर के तबीयत उनकी सुधर रही है। ये अच्छा सकून है और यही भारत की विशेषता है कि भारत ने समय पर संभाल लिया। तो ये कितना लंबा अरसा आप देखते हैं कि ये कितनी लंबी लड़ाई चलेगी? 6 महीने, साल भर? ये किसको पता चलेगा? देखो, ऐसा है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाला रिसर्च में क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गया। ऐसे क्लिनिकल ट्रायल्स 4-5 वैक्सीन के प्रयोग में चल रहे हैं। अब कौन सा सफल बनता है इस पर निर्भर रहेगा। 4 महीने लगते हैं, 8 महीने लगते हैं, 1 साल लगता। फिर वैक्सीन होने के बाद भी, क्योंकि मैं पुणे से आता हूं, पुणे में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन बनाने का पूनावाला जी का उद्योग है और अरबों में बनती है और दुनिया भर में 170 देशों में जाती है। तो वो मैंने बहुत बार देखा भी है किस तरह से उनकी व्यवस्था है। तो ये सब हम कर सकते हैं बाद में, लेकिन पहले वैक्सीन की खोज इंपॉर्टेंट है। और ये जब होगा तो बाकी तो साइंटिस्ट बताते जाएंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ और क्या उपाय है। आपसे सवाल बाद में वैक्सीन देने नहीं, 1 मिनट, वैक्सीन देने में भी 130 करोड़ लोगों को समय लगेगा। हाँ बिल्कुल, मैं ये सवाल इसीलिए पूछ रहा था कि जैसे आपने कहा कि मास्क बनने लगे, वेंटिलेटर का इंतजाम हो गया, अस्पतालों में तैयारी शुरू हो गई, और आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, और वो आवश्यकता ने हमको इन सब चीज़ें करना सिखा दिया इस वक्त में, बीते 40 दिनों में या 2 महीने में आप कह लीजिए। मेरा सवाल दरअसल ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम ये चाहते हैं कि आप सरकार के औपचारिक और आधिकारिक प्रवक्ता होने के नाते ये देश की जनता को, हम सबको समझाना है, क्योंकि एज ए मीडिया चैनल ये हमारी भी जिम्मेदारी है एबीपी न्यूज़ की कि हम लोगों को लिटरेट करें कि अब मास्क के साथ रहना, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रहना, लॉकडाउन के फेजेस को उसको पालन करना ही समझदारी है, यही नई जीवन पद्धति है, जब तक इसका कोई इलाज नहीं आ जाता। यही है न्यू नॉर्मल। न्यू नॉर्मल में दूरी बनाए रखता, 2 गज की दूरी बहुत जरूरी, प्रधानमंत्री जी ने कहा। तो 2 गज की दूरी बनाना, हाथ धोते रहना, मास्क लगाना। अब मैं भी, अभी ये इंटरव्यू खत्म होगा तो बाहर जाने से पहले मैं भी मास्क लगाता हूं। और जी, अच्छा करते हैं, यही हमें करना है। और ये तो खादी का है, ये मैंने जो पहना है वो खादी इंडिया का मास्क है, अच्छा है। और मैं ये, राहुल गांधी कहते हैं कि लॉकडाउन जो है वो कोई सॉल्यूशन नहीं है इस पेंडेमिक का। आप लॉकडाउन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया, राहुल गांधी ने, जब उन्होंने बातचीत की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऐसा है, मैं राहुल गांधी जी को बारे में ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। जिनको कर्जा माफ करना क्या होता है और कर्जे का राइट ऑफ क्या होता है, जो खाते में, बट्टे खाते में डालना क्या होता है, ये जिसका फर्क मालूम नहीं। या पेंडेमिक का, किसी ने ये नहीं कहा कि पेंडेमिक का सॉल्यूशन लॉकडाउन है। लॉकडाउन उसकी सावधानी है और सावधानी से प्रसार रोकने का काम होता है, जो हमने करके दिखाया और पूरे देश के जनता ने करके दिखाया, और इसलिए जनता बधाई के लिए पात्र है। लेकिन अब कांग्रेस का क्या प्रॉब्लम हुआ है मैं बताता हूं। कांग्रेस का प्रॉब्लम ये हुआ है कि वो एक मुद्दे पर रोज बोलते गए कि गरीबों को क्या मिला। अब 1,75,000 करोड़ का पैकेज दिया, हर एक महिला के खाते में, 20 करोड़ महिलाओं के खाते में 500-500 रुपए 3 महीने, 1,500 रुपए जा रहे हैं। 8 करोड़ महिलाओं को 3 गैस फ्री मिल रहे हैं। 8 करोड़ 40 लाख किसानों को 2-2 हजार रुपए खाते में मिल गए। तो जैसे सबको सब मिलने लगा, 1-1 हजार रुपए सीनियर सिटीजन और दिव्यांग और बाकी 3 करोड़ लोगों को मिलने लगा। 31,000 करोड़ रुपए कंस्ट्रक्शन वर्कर को मिलना भेज दिया केंद्र ने। तो ये जो काम शुरू हुआ, इसके कारण वो भी हो गया। तो अब सब करते, पहले बोलते थे
कि रेलवे जब बस शुरू हुई तो पहले मांग करते थे बस से भेजना चाहिए, आप उनको हवाई जहाज से लाते, इनको बस तो कम से कम दे दो। अब बस दिया तो बोले रेलवे क्यों नहीं, अब रेलवे दी तो अब क्या कहेंगे? तो क्या आप ये कह रहे हैं कि कोई एजेंडा नहीं, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के सुझावों पर सरकार चल रही है, जो वो मांग करते हो आप देते जा रहे हैं? ये है जो सही है वो हम कर रहे हैं, किसी के कहने से नहीं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ये रोज हम क्या करेंगे ये समझ के बोलते रहते हैं, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं होता। पर सोनिया गांधी तो ये भी कहती है कि बीजेपी सर सोनिया गांधी तो ये भी कह रही है कि बीजेपी कम्युनल हेट्रेड फैला रही है। कैसे? ये तो हम प्यार का मीटिंग में कहा, ये बात हेट्रेड कौन फैला रहा है? स्प्रेडिंग द वायरस ऑफ कम्युनल हेट्रेड। मुद्दा ही यहां नहीं आया, पूरा देश एक साथ खड़ा रहा, यही इसमें विशेषता है। कहीं कोई इंसिडेंस नहीं हुआ, कहीं कोई दंगा फसाद या कोई गलत काम नहीं हुआ। ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लोगों का नेतृत्व पर विश्वास है, सरकार पर विश्वास है, लोगों को संकट का एहसास है और संकट में निकलने का यही रास्ता है। अभी जब वैक्सीन आएगा तो वैक्सीन लेंगे, लेकिन तब तक अब ये न्यू नॉर्मल है और उसकी तैयारी लोगों ने मन में करके रखी है। जावड़ेकर साहब, एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, वो है अर्थव्यवस्था। हम सब जानते हैं कि काम धंधे बंद हैं, हम सब जानते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था, इनफैक्ट दुनिया भर की अर्थव्यवस्था इस वक्त बुरे दौर से गुजर रही है। कोरोना के कारण काम धंधे बंद है, नौकरियां नहीं है। मैं ये जानना चाहूंगा इस लाइव टेलीकास्ट में, जब देश के तमाम लोग आपको देख रहे हैं, दुनिया के तमाम लोग भी देख रहे हैं, हमारी माली हालत कैसी है? सरकार के खजाने में इतना पैसा है कि देश में कोई कमी ना रह जाए किसी के पास? अभी आपने देखा सरकार ने आरबीआई ने नीतियों के तहत 3.5 लाख करोड़ रुपए की लिक्विडिटी लाई और 50,000 4 लाख करोड़ की लिक्विडिटी, एक भी संकट आने नहीं दिया। और लगभग 1,75,000 लाख करोड़ का तो प्रत्यक्ष पैकेज दिया गया और उसके साथ साथ बहुत सारे सहूलतें डेफरमेंट किया गया, जिसकी कीमत भी हजारों करोड़ों में है। तो सरकार की मूल अपने देश का इंटरनल डिमांड बहुत जोर से है, हमारा प्रोडक्शन और बाकी तरीका ठीक है। अभी हमारे प्रोडक्शन फैसिलिटीज भी जहां जहां शुरू हुए वहां अच्छे चल रहे हैं, लोग नए नए रीति से काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये हमें भारत की अर्थव्यवस्था मूलतः मजबूत है और वो मजबूती से ही खड़ी रहेगी। उल्टी अब नई संभावनाएं भी है और नए अवसर है कि दुनिया में जो चित्र बदला है उसके कारण भारत जैसे देश में निवेश बढ़ने का और ज्यादा उद्योग शुरू होने का अवसर है और हम सारे विभाग उसके लिए तैयार है। मैं पर्यावरण मंत्रालय में भी काम देखता हूं, तो पर्यावरण की मंजूरी, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बगैर उसकी जो कंडीशंस है वो बरकरार रखते हुए हम पर्यावरण का जो डीले ऑफिस में होता था वो खत्म करके जल्दी देंगे। हम बाकी सारी उसका मॉनिटरिंग ढंग से करेंगे, लेकिन आने वाले उद्योगों को काम करने का अवसर देंगे, यह हम करके दिखाएंगे। एक मांग लगभग हर राज्य से, जावड़ेकर साहब एक महत्वपूर्ण सवाल है, कई राज्यों से एक महत्वपूर्ण मांग आई है इन दिनों में कि उनको रेवेन्यू में बहुत लॉस हो रहा है। कुछ सरकारों ने खुलकर भी कहा कि आप हमको शराब की दुकानें चलाने की इजाजत दे दीजिए। क्या लिकर शॉप्स खोलने का कोई प्लान है? क्योंकि इससे बड़ी मात्रा में रेवेन्यू मिलता है। मेरे पास जो आंकड़े वो ये कहते हैं 700 करोड़ रुपए एक दिन का राज्य सरकारों के खजाने में आता है। नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि राज्य अपना अपने निर्णय लेने के लिए कुछ हद तक समर्थ है, कुछ हद तक केंद्र के निर्देशों पर ही चलना पड़ता है। और लेकिन रोज ये तय करने वाला जो ग्रुप है, मुख्यतः गृह मंत्रालय, और ये सारी कोऑर्डिनेशन करके गृह मंत्रालय से इसके बारे में नया पत्रक निकलता है और आरोग्य मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय ये देखते हैं। तो इसकी जानकारी हम भी हमारी मीटिंगों में हमें मिलती है और आज कोई मीटिंग नहीं थी, तो मैं इतना ही कहूंगा कि
ये सब मिलके देश की जो जरूरत है, क्योंकि नुकसान तो होगा ही, हर एक का नुकसान हुआ है। 40 दिन कोई घर में बैठा है तो किसी को मजदूरी कम हुई, किसी का वेतन कटा, किसी का बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स में नुकसान हुआ, या कॉन्ट्रैक्ट में पैसे नहीं मिले, या कुछ हुआ। क्या तो क्या सरकार तो का आपका ये ग्रुप ये कंसीडर कर रहा है? अमरिंदर सिंह ने जैसे कहा लिकर शॉप्स खोलने की बात को लेकर, या हरियाणा में कंट्रोवर्सी हुई खट्टर सरकार के उस लिकर मैन्युफैक्चरिंग की बात को लेकर, क्या इस तरह का कोई कंसिडरेशन है केंद्र सरकार के पास या नहीं है? देखो, ये जैसे मैंने कहा, फिर मैं समझाता हूं, मैं सरकार का जब कैबिनेट की मीटिंग होती हूं तो जरूर ब्रीफिंग करता हूं, जो हुआ वो बताता हूं, लेकिन जो अभी हुआ नहीं उसको मैं नहीं बता सकता। अच्छा, ठीक है, मैं रिस्पेक्ट करता हूं आपकी इस साफगोई की। एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं आपसे। विपक्ष ये इल्जाम लगा रहा है जावड़ेकर साहब कि पीएम केयर फंड जो बनाया गया उसमें बड़ी धांधली हो रही है। जब प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष है तो पीएम केयर्स फंड बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? इस पे जरा आज सरकार के प्रवक्ता होने के नाते, मंत्री होने के नाते आप ये साफ करिए कि पीएम केयर्स फंड कोरोना से लड़ने के लिए क्यों बनाया गया? अपने देश में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण विवाद अगर कोई तैयार करने की कोशिश की है वो पीएम केयर के बारे में की है। हर देश में नए नए आपदाओं को सामना करते समय हर आपदा का फंड तैयार होता है, और इसलिए अभी पीएम केयर फंड की निर्मित हुई और लोगों ने उदार होकर उसमें झोली अपनी खाली करी है और अपना पैसा दिया है। तो ये इससे अच्छा काम होगा, ये लोगों का विश्वास है, और होता है तो ये जानबूझकर गलत फहमियाँ तैयार करना, गलत फहमियों को पालना और एक तरह से प्रचार करना कि इसका क्या मतलब है, या पहले पीएम नेशनल रिलीफ फंड था, वो नेशनल रिलीफ फंड में भूचाल आता है, बाढ़ आती है, बाकी सब विषय आते हैं, तब वो नेशनल रिलीफ फंड काम में आता ही है। ये कोरोना के विरोध में लड़ने के लिए पीएम केयर फंड है, लोगों का केयर करते हैं पीएम, ये उसका भाव है। और इसलिए पीएम केयर फंड पे जो आशंका प्रकट करते हैं, मोस्ट दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति है। इतनी ओछी राजनीति करना शोभा नहीं देता। क्या ट्रांसपेरेंसी के तहत ये आंकड़े सार्वजनिक होंगे? पीएम केयर फंड में किसने कितना फंड किया ये पता लगेगा या नहीं लगेगा? वो तो हमेशा ही होता है, उसकी रिसिप्ट मिलती है, उसके खर्चे होते हैं, उसका सारा आप भी जाओ बाद में 1 साल के बाद आप ये करो, उसका क्या क्या हुआ रिपोर्ट भी मिलेगा आपको। ऐसा क्या करते हो? जी जावड़ेकर साहब, एक और अहम मुद्दा है, आपने निवेश की बात की कि मौका है भारत के लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट लाने का। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा चीन की तरफ है। चीन से दुनिया नाराज चल रही है। जी। आज की तारीख में राष्ट्रपति ट्रंप का जो बयान आ रहा है चीन को लेकर वो बहुत ही खतरनाक है। वो ये कह रहे हैं कि मुझे चुनाव हरवाने के लिए चीन ने ये साजिश रची है, इस तरह की बात राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं। अगर चीन वर्सेस अमेरिका में ये दुनिया बटेगी तो भारत की भूमिका क्या होगी? भारत ने इस बारे में कुछ सोचा है? नहीं, भारत तो भारत की रक्षा करना, भारत की हितों का ध्यान रखना, यही भारत की भूमिका है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की प्रतिनिधित्व बहुत समर्थ रीति से होता है, ये भी हमने पिछले 6 साल में देखा है। तो अभी जो मुद्दा है कि चीन से उद्यमी निकलना चाहते हैं, बड़े पैमाने पर जाना चाहते हैं, ये एक वास्तविकता है। और वो जो आएंगे तो उसमें वो अनेक देशों में जा सकते हैं, उसमें भारत में आए ये हमारा भी प्रयास रहेगा, और आएंगे ये हमें पूरा विश्वास भी है। तो राष्ट्रपति ट्रंप और चीन की लड़ाई को भारत कैसे देख रहा है? आपने बताया नहीं अभी भी, हम किसकी तरफ हैं? नहीं, इस पर कुछ बताऊंगा नहीं, यही तो आपको बता रहा हूं मैं। तो क्या चीन ने जानबूझकर इस वायरस को फैलाया? क्या मानते हैं इस थ्योरी को? मैन मेड वायरस है? ऐसा है, मुझे इतना समझता है कि ये वायरस बहुत विषाणु ऐसा है कि जिसका बहुत तकलीफ लोगों को हुई है। 2.5 लाख लोग मरे हैं, 35 लाख लोग उससे संक्रमित हुए हैं, और सारे दुनिया
एक तरह से स्तब्ध सी हो गई है, तो ये कोई असाधारण संकट है। तो आर्थिक तौर पर भारत के लिए ये सुनहरा मौका है, मेरा ब्लेसिंग इन अधिकार भी डिस्गाइज। नहीं है। नहीं, मैं उसमें ब्लेसिंग वगैरह इस रूप से हम नहीं देखते। हम ये देखते हैं कि ये संकट है, विश्व पर आया हुआ संकट है, हमारा देश बड़ा है, हम हमारे संकट को ठीक तरीके से हैंडल करें ताकि हमारे देश के लोगों को तकलीफ ना हो, ये देखना हमारा काम है और वही हम करेंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल प्लाज्मा थेरेपी को लेकर, क्या आपको लगता है? आप एक एक महत्वपूर्ण सवाल करते हो, आखिरी सवाल कब बताओगे? आपको जाना है क्या? अभी 2-3 मुद्दे बाकी हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो बताइए। बताइए। प्लाज्मा थेरेपी हाँ, को लेकर कहा जा रहा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये क्लेम कर रहे हैं कि इससे बहुत फायदा हो रहा है। आपको लगता है कि प्लाज्मा थेरेपी कोरोना से निपटने का एक कारगर उपाय है और इसको राष्ट्रव्यापी तौर पर सोचा जाना चाहिए? ऐसा है, प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है और वो कारगर है कि नहीं, ना आप उसके विशेषज्ञ हो ना मैं विशेषज्ञ हूं। हमें क्या देखना है कि केंद्र सरकार ने प्लाज्मा ट्रायल करने की परमिशन दी, इसके कारण कुछ राज्यों में ये शुरू हुआ है। ये ट्रायल की स्टेज है। ट्रायल में किसी भी ट्रायल में सफलता मिले यही हमारी इच्छा रहेगी, लेकिन इसका सर्टिफिकेट देना राजनेताओं का, मंत्रियों का या एंकर का काम नहीं है। वो जिनका है वो वैज्ञानिकों को करने दो। तो मेरे ख्याल से अरविंद केजरीवाल ने ये बात सुन ली होगी, सर्टिफिकेट देना किसका काम है, केंद्रीय मंत्री के मुंह से। एक सूचना प्रसारण मंत्री होने के नाते जावड़ेकर साहब, ये मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा जी, NTO 2 पे क्या तय किया है आपने? NTO 2 को क्यों नहीं लाया जा रहा है? ऐसा न्यू है, टैरिफ ऑर्डर 2, जिन नहीं दर्शकों को लाया नहीं जा पता है रहा उनके लिए। नहीं, ये आप समझ लेना कि NTO जो ट्राई ने टैरिफ का ऑर्डर नया दिया है, जी हाँ, उसी की बात कर रहे हो ना? बिल्कुल बिल्कुल, ट्राई ने जो न्यू टैरिफ ऑर्डर के 2 के लिए बात कही है, उस तो पर न्यू आपकी टैरिफ सरकार ऑर्डर जो आपके दिया है, जी, तो हमारी भूमिका एकदम साफ है। अभी मसला कोर्ट में है, लेकिन हमें लगता है कि अभी के माहौल में, और जबकि पहली व्यवस्था चुनाव के पहले ही 8-10 महीने पहले बदली थी, तो अभी बदलाव की ज्यादा जरूरत नहीं, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन इसका फैसला अब कोर्ट में होगा और कोर्ट ने कहा तो हम करेंगे। नहीं, पर आपको लगता है कि टीवी चैनल, न्यूज चैनल्स भी इसेंशियल सर्विसेज हैं, हम लोग बहुत काम करते हैं, ऐसे वो में तो है ही, पार्टली इंप्लीमेंट कर दिया और जाए? इसलिए नहीं, इसलिए न्यूज चैनल्स तो अभी दिखाई रहे हैं और सबको देखने को मिलता भी है, और अभी इस लॉकडाउन के समय में बहुत पॉपुलर भी हो गया सारे न्यूज चैनल्स को, क्योंकि लोगों को दिन भर टीवी लगा के बैठना है, कुछ मनोरंजन के कार्यक्रम देखेंगे, कुछ रामायण महाभारत जैसे देखेंगे, और बाकी समय बीच बीच में न्यूज देखेंगे। लेकिन एक अच्छा है कि न्यूज जरा भी अगर गलत निकली, अफवाह जैसी कुछ खबर आई, तो हमारा यूनिट अभी बहुत तैयार है। पीआईबी का तुरंत 1 घंटे में उसका स्पष्टीकरण जाता है, और चैनल्स भी समझते हैं, वो विड्रॉ करते हैं या डिलीट करते हैं या स्पष्टीकरण देते हैं कि ये गलत खबर है। तो ये हम तो कर पार्टली रहे भी हैं, इंप्लीमेंट नहीं कराएंगे NTO NTO 2 को? नहीं, ये अभी मसला कोर्ट में है, कोर्ट का समाप्त होने के बाद आपको बताएंगे। केरला हाईकोर्ट में चल रहा है लोगों को मामला। अधिकार मिलना चाहिए, यह हमारी भूमिका है। और इस बात की तो मैं तारीफ करना चाहूंगा जावड़ेकर साहब, जो आपका PIB फैक्ट चेक ट्विटर हैंडल है, वो वाकई में बहुत अच्छा काम कर रहा है जी। तमाम धारणाएं, तमाम बातें जो जी। फैल जाती हैं, वायरल हो जाती हैं, उस पर तुरंत क्लैरिफिकेशन आता है, जिससे सरकार का साफ रवैया, साफ छवि क्या है, क्या सच्चाई है, वो सामने आ जाती है। इसके लिए आप और आपकी टीम बधाई के पात्र हैं, औपचारिक तौर पर मैं ये कह रहा हूं। जी नहीं, और मैं आपको उसका कारण बताता हूं। जब हमने पाया कि लोगों के गलतफहमी में भी शिकार हुए, कुछ लोग अफवाहों के शिकार हुए, सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप बहुत तेजी से चलता है, तो इसलिए गलत खबर एकदम सही खबर जैसी से भी ज्यादा गति से फैलती है। तो इसलिए हमने ये यूनिट शुरू किया, इसको मजबूत किया अभी 1 महीने में,
और उसके कारण रिजल्ट ये आया कि जरा भी हमें आती है कोई भी एक खबर भी, हम हर क्षण को हम सोशल मीडिया भी ट्रैक करते हैं, प्रिंट मीडिया भी ट्रैक करते हैं, टीवी मीडिया भी ट्रैक करते हैं, और ट्रैक करके जरा भी गलत खबर आई तो तुरंत उसकी वास्तविकता पहले जान लेते हैं जिस डिपार्टमेंट का होगा उससे, और वो तुरंत उनको बताते हैं कि भाई ये फैक्ट है, ये दिखाओ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी, आपने वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया। हमारी शुभकामनाएं आपके लिए हैं, आपकी सरकार के लिए हैं कि सरकार इस कोरोना काल में देश की जनता की इसी तरीके से मदद करती रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत एबीपी न्यूज पर आने को मुझे हमेशा आनंद होता है। बहुत धन्यवाद। तो ये थे सूचना प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर साहब, और आप देख रहे थे एबीपी ई शिखर सम्मेलन।